हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सिविल सर्विसेज फाइटर में। चलिए आज हम कुछ नया शुरू करते हैं। आज नया टॉपिक उठा रहे हैं वैदिक काल। जो वैदिक काल है महत्वपूर्ण है। तो वैदिक काल से अवैदिक काल या वैदिक सभ्यता से आशय क्या है, आखिर कौन सा काल है? वैदिक काल से आशय उस टाइम पीरियड से है जिसके बारे में हमें जानकारी किससे मिलती है? वेदों से या वैदिक साहित्य से मिलती है। वेदों से या वैदिक साहित्य से। भारतीय जो सभ्यता है उसमें वेद नित्य और अपौरुषेय हैं, अर्थात इनकी रचना किसी इस मानवीय दिमाग के द्वारा नहीं है, बल्कि ये एक अद्भुत कृति है या एक ईश्वरीय कृति है। जो आर्य सभ्यता थी उसके निर्माता कौन है? आर्य है। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ या उत्तम व्यक्ति, श्रेष्ठ या उत्तम व्यक्ति। और जो आर्य है ये एक भाषाई शब्द है, ठीक है। अर्थात आर्य से किसी जाति या निर्जाति समूह का कोई बोध नहीं होता है, बल्कि ये एक भाषा परिवार का शब्द है, ठीक है। अब बात आती है कि जो वैदिक सभ्यता है, ठीक है, इसको हम दो भागों में बांटते हैं। एक पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या है? 1000 बीसी से 600 बीसी। और ऋग्वैदिक काल है 1500 बीसी से 1000 बीसी। अब ये डिवीजन का आधार क्या है? जो ये डिवीजन है, इस डिवीजन का आधार ये है कि 1000 के आसपास हमें अतरंजी खेड़ा से लोहे का हल का फाल मिलता है। अर्थात जो उत्तर वैदिक काल के लोग हैं या उत्तर वैदिक सभ्यता है, ये लोहे का प्रयोग करती थी, ये लोहे का प्रयोग नहीं करती थी। तो अब पहले हम ऋग्वैदिक सभ्यता को लेते हैं। ऋग्वैदिक सभ्यता का काल 1500 से 1000 बीसी है, ठीक है। इसका प्रमुख स्रोत क्या है इस काल की जानकारी का? ऋग्वेद है। ऋग्वेद ऋग से बना है। ऋग का अर्थ होता है छंदबद्ध रचना या श्लोक में जो रचना की गई हो, और इन श्लोकों में देवताओं की स्तुति की गई है। इन श्लोकों में देवताओं की स्तुति की गई है। और इस ऋग्वेद की रचना जो सप्त सैंधव प्रदेश है वहां पर की गई। अब इस सप्त सैंधव प्रदेश से क्या मतलब है ये भी जान लीजिए। जो पंजाब की 5 नदियां हैं, पंचनद जिन्हें बोलते हैं, वो प्लस सिंधु और सरस्वती इसमें शामिल की जाती है, ठीक है। तो ऋग्वेद ऋग श्लोक छंदमय रचना, देवताओं की स्तुति, और सप्त सैंधव प्रदेश में इसकी रचना की गई है, ठीक है। चलिए, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। ये ऋग्वेद के अंदर की बात कर रहे हैं हम। 1028 सूक्त हैं और 10,580 मंत्र या ऋचाएं हैं, ठीक है। ऋग्वेद के 3 पाठ पाए जाते हैं, साकल, वास्कल और बालखिल्य। ये 3 पाठ पाए जाते हैं। और ऋग्वेद के 10 मंडल हैं, ठीक है। इनमें सबसे पुराने कौन से हैं? 2 से लेकर 7 तक के मंडल पुराने हैं। अब इसमें क्वेश्चन कुछ बनते हैं कि जैसे गायत्री मंत्र किस मंडल में है? तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। ये देवी सविता को समर्पित है। देवी सविता से क्या मतलब है? उषा काल के बाद सूर्य चमकने की स्थिति जो होती है उसे सविता कहते हैं, ठीक है। और जो ये मंडल है इसके ऋषि कौन से हैं? इसमें क्या है, जो 10 मंडल है, 10 के 10 मंडल में एक एक ऋषि है। तो तीसरे मंडल के ऋषि विश्वामित्र हैं, ठीक है। तो गायत्री मंत्र के रचयिता कौन हो जाएंगे? विश्वामित्र। अब इसी प्रकार जो चौथा मंडल है, ठीक है, उसके ऋषि वामदेव हैं। और ये किससे संबंधित, इसमें किस चीज का वर्णन है? कृषि से संबंधित क्रियाओं का वर्णन है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण घटना जो दासराग युद्ध की है या दसराग युद्ध की है, दासराग युद्ध की जो घटना है वो 7वें मंडल में है, ठीक है। ऐसे ही जो 9वां मंडल है वो जो इनका प्रमुख पेय था सोमरस, उसको समर्पित है। और जो 10वां मंडल है, 10वां मंडल में क्या मिलता है? पुरुष सूक्त मिलता है हमें। पुरुष सूक्त सबसे बाद का है और इसमें एक विराट पुरुष के 4 वर्णों की उत्पत्ति की बात की गई है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की उत्पत्ति की बात यहीं पर की गई है। और यहाँ पर सर्वप्रथम शूद्र शब्द का भी उल्लेख मिलता है। इस प्रकार जो विराट पुरुष है यहाँ पर सबसे पहले वर्ण व्यवस्था का प्रमाण मिलता है। अब बात करते हैं हम ऋग्वेद के भौगोलिक क्षेत्र की। अर्थात जो ऋग्वैदिक सभ्यता थी वो किस भौगोलिक क्षेत्र में फैली हुई थी, क्योंकि सभ्यता के बारे में जानना जरूरी है कि आखिर वो किस क्षेत्र को बिलोंग करती थी, किस क्षेत्र को बिलोंग करती थी। इसका निर्धारण कैसे करेंगे?
ऋग्वेद में जो हमें वर्णन प्राप्त होते हैं उसके आधार पर हम क्या निकालेंगे कि किस किस क्षेत्र को ये बिलोंग करती थी। ऋग्वेद में जो मोटा मोटा अगर हम देखें तो यहाँ पर पश्चिमी हिमालय की बात की गई है, अफगानिस्तान की नदियों की बात की गई है, राजस्थान की बात की गई है और गंगा का तट की बात की गई है। ठीक है, गंगा का वर्णन एक बार, गंगा नदी जो है इसका वर्णन एक बार मिलता है। तो सबसे पहले लेते हैं हम अफगानिस्तान की बात। अफगानिस्तान की इसमें 4 नदियों का वर्णन मिलता है। इसका मतलब यह है कि अफगानिस्तान के क्षेत्र से ये लोग परिचित थे। उसमें कुबा यानी काबुल नदी, कुर्मू यानी कुर्रम नदी, गोमती यानी गोमल नदी, ये लखनऊ वाली गोमती नहीं है, ध्यान रखिएगा, गोमती यानी गोमल। ठीक है, स्वास्तु यानी स्वात नदी जो अफगानिस्तान में है वहां से थी। इसी प्रकार इसमें एक और प्रदेश का वर्णन मिलता है जिसका नाम है सप्त सैंधव प्रदेश। ये 7 नदियों का प्रदेश था। इसमें सिंधु और सरस्वती 2 नदी हैं। सिंधु सर्वाधिक उल्लेखित नदी है ऋग्वेद में, जबकि सबसे पवित्र नदी जिसे नदी तमा या नदियों की माता कहा गया है वो क्या है, सरस्वती है। चलिए, तो 2 नदी तो होगी सिंधु सरस्वती। तीसरी सतुद्री, सतुद्री का मतलब है आप वर्तमान की सतलज नदी, विपासा वर्तमान की व्यास नदी, अस्कनी वर्तमान की चेनाब नदी, पौरुषणी वर्तमान की रावी नदी और विस्तता वर्तमान की झेलम नदी। ठीक है, तो ये सप्त सैंधव प्रदेश था। इसके अलावा 3 नदियों का और उल्लेख मिलता है। वो 3 नदियां कौन सी? पहली यमुना, यमुना का उल्लेख 3 बार आया है। गंगा, गंगा नदी का उल्लेख 1 बार आया है। और एक नदी और है जो कि कश्मीर की है, उसका नाम है मरुद्वृदा। ठीक है, मरुद्वृदा जो है ये कश्मीर की थी। तो इसमें जो पश्चिमी हिमालय है, पश्चिमी हिमालय की एक चोटी मुंजवंत का उल्लेख है जहां से क्या होता था, सोमरस प्राप्त होता था। इस प्रकार जो ऋग्वैदिक काल है उसके भौगोलिक क्षेत्र का निर्धारण करते हैं जो पश्चिमी हिमालय से लेकर राजस्थान तक और पूर्व में गंगा तट से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान तक विस्तारित था।